रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि डेली सुबह 8 बजे चलता है और मंडे टू सैटरडे सीरीज चलता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अभी तक इस सीरीज में आपको 114 वीडियो डाल दिया हूं और 114 वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है। तो आप जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और सेट को बनाएं और कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्जाम के दृष्टि से आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपको ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी एग्जाम तक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। कल मैं रात में आपको स्पेशल विटामिन का वीडियो डाला हूं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस वीडियो को आप अगर देख के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसमें सारे कलेक्शन कर दिया गया जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस वीडियो को आप देख लें और एग्ज़ाम देने जाइए तो 1 क्वेश्चन आपका सुनिश्चित है। तो 40 क्वेश्चन का जो मैं डिस्कशन करता हूं, इसमें चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। और शाम को मेरा डेली जो लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, कल किसी कारणवश नहीं आया, लेकिन आज मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह तीनों सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो आपको टॉपिक वाइज लाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन हर हाल में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऐसे वीडियो को आप अगर देख कर जाएंगे तो आपका 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आप टेलीग्राम से मेरे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में ही दिया जाता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो 2:3, 3:2, 3:4 और 4:3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3:2। कभी कभी चौड़ाई पहले लिख देता है तो कभी कभी लंबाई पहले लिख देता है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में आपको वाइट और नीचे हरा होता है, और बीच में चक्र होता है जो गहरा नीला कलर का होता है, उसमें 24 तीलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव के शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पर पचता है, इस बात को पूछा गया। तो मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत में मुख्य रूप से पचता है, मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में मुख्य रूप से पचता है और गुहा तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल, पीला, हरा और बैंगनी। तो सबसे कम पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन आपको सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हरा रंग की बात करें तो इंद्रधनुष के बीच में आपको हरा रंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और चीन। तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो देश है आपको ऑप्शन ए यानी कि नेपाल है। नेपाल भारत से सटा हुआ है, वो भी बिहार से भी सटा हुआ नेपाल है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कि अभी काफ़ी बुरा स्थिति है, वहाँ पर त्राहिमाम हो चुका है। वहाँ पे आपको महंगाई की चरम सीमा हो चुका है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ के राष्ट्रपति भी अपना देश छोड़कर भाग गए थे। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति के पास, केवल राज्यपाल के पास और
ए और बी दोनों के पास। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार आपको ए और बी दोनों के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास है। तो राष्ट्रपति आपको 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, वही राज्यपाल की बात करें तो 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोनों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल। राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है और राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में है। तो ये चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में चारों अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो रिपीट करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जयसिंह ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। तो जंतर मंतर का निर्माण आपको जो दिल्ली में है इसका जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अकबर की बात करें तो अकबर ने दीने इलाही स्वत की शुरुआत आपको 1582 में किया था और हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है जो कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था और शाहजहां ने आगरा में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद और कर्णम मल्लेश्वरी। तो राजीव गांधी खेल रत्न का प्रथम पुरस्कार विजेता कौन था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मिला था। मेजर ध्यानचंद, अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया और खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म पे। क्रिकेट का पितामह सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, अमिताभ घोष को, आशुतोष मुखर्जी को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का बाघ आपको ऑप्शन सी यानी कि आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF अकादमी किस राज्य में है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो CISF कहाँ पर है इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है यानी कि आंध्र प्रदेश में है। CISF की स्थापना 1965 में हुआ था। CISF की स्थापना आपको 1965 में हुआ था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है आदित्यनाथ योगी हैं, जिसे बलडोजर बाबा भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने को चंद्रमा का लगभग कितना दिन लगता है? यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 27 दिन, 27.4 दिन, 27.8 दिन और 28.2 दिन। तो ऑप्शन काफ़ी नज़दीक बनाया गया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 27.8 दिन। कहीं कहीं आपको बुकों में 27.3 दिन भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। तो अंकलेश्वर आपको ऑप्शन डी गुजरात में है, जो कि तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? कर्नाटक में, केरल में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक में है। चंदन के घने जंगल राज आपको कर्नाटक में, और चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही पाया जाता है। कहवा भी आपको कर्नाटक में होता है। और केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, और जम्मू कश्मीर में आपको सेब होता है। तो इस तरह सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा जंगल पूछेगा यानी कि वन पूछेगा तो मध्य प्रदेश होगा, वही परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। तो शालीमार बाग की स्थापना आपको ऑप्शन बी जहांगीर के द्वारा किया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय गान गाने के कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गान है आपको 52 सेकेंड लगता है। जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम को गाने में आपको 65 सेकेंड लगता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड और ऑप्शन सी की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 16, आगा खां का पैलेस किस राज्य में है? आगा खां पैलेस किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में। तो आगा खां पैलेस आपको ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु अंगद। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपको ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। और स्वर्ण मंदिर आपको 1577 में अमृतसर में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रामदास और सूरदास। तो बीजक के लेखक पूछा गया है, यहाँ कौन है? तो कबीरदास इसका करेक्ट आंसर है। कबीरदास का जन्म आपको बनारस के लहरतारा में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मगहर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया था। और सूरसागर की रचना सूरदास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रजनन शक्ति की कमी से किस विटामिन के कारण होता है? तो मैं कल ही विटामिन का वीडियो रात में डाला हूं। अगर उस वीडियो से आप अच्छे तरीक़ा से याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपकी एग्जाम में विटामिन का क्वेश्चन कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो प्रजनन शक्ति किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ई के कमी से होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करें तो टेकोफेरॉल है। और विटामिन ई से आपको जनन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि नपुंसकता बढ़ जाती है। विटामिन ए का नाम आपको रेटिनॉल है। और विटामिन ए से होने वाला रोग आपको रतौंधी है और जेरोथेल्मिया है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे होने वाला रोग आपको एस्कॉर्बिक रोग होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको आंवला में पाया जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और सबसे ज़्यादा यह आपको सूरज के रोशनी में पाया जाता है। और इससे सूखा रोग, रिकेट्स या ऑस्टियोमेलियस रोग होता है। और विटामिन डी का खोज आपको हॉपकिंस ने किया था। और विटामिन ए का खोज होलकट ने किया था। और विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन ए और बी का मैकुलन ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप अच्छे से देख लेंगे, वीडियो जाके प्लेलिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 20, सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त, 14 अगस्त,
20 अगस्त और 24 अगस्त। तो सद्भावना दिवस आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा था आधुनिक नक्षत्र। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 22, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली, कांचीपुरम, कौशाम्बी और कन्नौज। पल्लव राजाओं की राजधानी आपको ऑप्शन बी कांचीपुरम थी और पल्लवों के संस्थापक श्री विष्णु थे। वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? तो चक्रवात वर्षा, मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। तो विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि संवहनीय वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा भारत में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि 76% बारिश वहीं से होता है और सबसे पहले मानसून आपको केरल में आता है और लौटती हुई जो बारिश होता है आपको सबसे पहले तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा, ताप्ती, रावी और सतलज। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है, ये भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये भी डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। सतलज नदी से आपको इंदिरा गांधी नहर में पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति स्थल कहाँ पर है? शक्ति स्थल आपको कहाँ पर है? तो मुंबई में, कोलकाता में, आगरा में और दिल्ली में। तो शक्ति स्थल की बात करें तो आपको ऑप्शन डी दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में है और विक्टोरिया महल आपको कोलकाता में है और ताजमहल की बात करें तो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 26, अमजद अली खां का संबंध किससे था? अमजद अली खां का संबंध किससे था? तो वीणा से, सरोद से, बांसुरी से और शहनाई से। तो अमजद अली खां का संबंध आपको ऑप्शन बी, यानी कि सरोद से था। वीणा से आपको औरंगजेब का संबंध था, शहनाई से हरि प्रसाद चौरसिया का था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड डलहौजी के और लॉर्ड माउंटबेटन के। तो भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था और पहली बार भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल की बात करें तो 1878 से लेकर 1880 तक लिटन का शासनकाल था और लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1856 तक 1848 से लेकर था और लॉर्ड डलहौजी ने रेल डाक तार चलवाया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 28, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो हर्षवर्धन आपको ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा पूछा गया है, कहाँ पर होता है? तो मानसीराम, लेह, जोधपुर और अलवरपुर।
तो भारत में सबसे कम बारिश आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होता है और मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को, हनी सिंह को, पूरन सिंह को और दारा सिंह को। तो पंजाब का टैगोर आपको ऑप्शन सी यानी कि पूरन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है? दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह शुक्र, अरुण, शनि और ए और बी दोनों। तो दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह आपको ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों है, यानी कि शुक्र और अरुण है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि का है जो कि आपको 82 उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपको टाइटन है। और सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति का है जो कि गैनीमीड है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना है? तो ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक को किससे सर्वाधिक होता है? फलों तथा सब्जियों से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और लोहा। फलों तथा सब्जियों से बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फास्फोरस। लोहा हमको सबसे ज़्यादा आपको हरी सब्जियों में मिलता है यानी कि पालक में मिलता है। कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सतीश धवन, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी की बात करें तो मेघनाथ देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको श्रीहरिकोटा में और सीवी रमन को सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 35, सांभर लवण झील किस राज्य में है? सांभर लवण जो झील जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में। तो सांभर आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यानी कि राजस्थान में झील है। और कांवर झील पूछेगा तो आपको बिहार के बेगूसराय जिला में है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में और दाची ग्राम अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में और गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। तो इस सारे अभ्यारण्य को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बनारस, हरिद्वार, लखनऊ और देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान आपको लखनऊ में है और वन अनुसंधान केंद्र आपको देहरादून में है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी आपको देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 37, मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक विष्णु शर्मा, प्लिनी, कबीरदास और भभूति। तो मालती माधव का लेखक आपको ऑप्शन डी यानी कि भभूति है और पंचतंत्र के लेखक आपको विष्णु शर्मा है और बीजक कबीरदास के द्वारा लिखी गई थी। तो जितना तीनों किताब को मैंने जिस तरह आपको बताया है और तीनों बुक के राइटर के नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम में राइटर से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 38, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? तो गुरिल्ला युद्ध, तुलगामा युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध और इनमें से कोई नहीं। तब मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यानी कि गुरिल्ला युद्ध।
क्वेश्चन नंबर 39, शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने और अशोक ने। तो शक संवत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कनिष्क के द्वारा किया गया था 57 ईसा पूर्व में। और विक्रम संवत की शुरुआत आपको 78 ईस्वी में की गई थी। अशोक जो सांची का स्तूप बनवाया था वो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन बने हैं? डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और सुभाष चंद्र बोस। तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक आपको ऑप्शन ए यानी कि जसवंत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में, जर्मनी में, थाईलैंड में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मैंडी बीच आपको ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस में स्थित है। आपात उपबंध आपको कनाडा से लिया, आपात उपबंध आपको जर्मनी से लिया गया है भारतीय संविधान में, और कनाडा से आपको संघात्मक व्यवस्था लिया गया। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक भाग पर वीडियो बनाऊंगा, एक अनुसूची पर वीडियो आपको स्पेशल बनाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में उस वीडियो को देख कर जाने से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 42, सूअर का मांस क्या कहलाता है? जो सूअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रिज, ऑप्शन बी पोर्क, ऑप्शन सी सोर्स और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो सूअर के मांस को आपको ऑप्शन बी यानी कि पोर्क कहा जाता है। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आइबिस पूछा गया है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो आइबिस आपको ऑप्शन डी यानी कि जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। तो इस तरह आज के 43 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के दृष्टि से। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, आपको इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में लाभ मिलेगा। जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तैयारी करने का मतलब ही होता है कि आपको क्वेश्चन कहीं से आए छूटना नहीं चाहिए, और कभी भी पढ़े तो उसका रिवीजन आप ज़रूर करें। रिवीजन करने से होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और जब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। और छोटा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करना है। छोटा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में गलती करते हैं उनके रिजल्ट होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो इसलिए हार्ड क्वेश्चन गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा क्वेश्चन गलत होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मेरा टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। वहीं पे सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। मैं डेली 7 बजे शाम को लाइव आता हूँ। उस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर होगा और उससे लाभ भी होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को पूछा जाता है और वहीं पर उसका आंसर भी बताया जाता है, जो कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलते हैं फिर शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।